हाँ जी बेटा, आज हम आपको कराएंगे ओम थानवी जी द्वारा लिखित अतीत में दबे पांव। यदि हम इस चैप्टर के बारे में देखें तो बेटा इस लेसन में ओम थानवी जी ने हमारे इतिहास के बारे में बताया है, हमारी ऐतिहासिक संस्कृति के बारे में बताया है। उन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो कि पूरे भारतवर्ष की सबसे प्राचीन संस्कृति थी, जिसके खुदाई में हमें अवशेष मिले हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया है ओम थानवी जी ने। तो हम इस चैप्टर को यहाँ से पढ़ेंगे आपकी बुक से। अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। नियोजित शहर यानी कि योजना के द्वारा बसाए गए शहर। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। परिपक्व दौर कौन सा होता है बेटा? जब डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? परिपक्व दौर। यानी कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी डेवलप हो गई थी तब ये दोनों शहर बसाए गए थे, ठीक है। तो लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में क्या है? सबसे बड़ा है, वह सबसे उत्कृष्ट भी है, यानी कि सबसे डेवलप है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरें, साजो सामान और खिलौने आदि मिले। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मोहनजोदड़ो जिसके साक्ष्य हमारे पास आज भी हैं, लेकिन हड़प्पा के क्या हुआ बेटा कि जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं तो विकास की जो है भेंट क्या है? हड़प्पा संस्कृति के जो साक्ष्य थे वो रेल लाइन वहाँ पर बिछ जाने के कारण क्या है? वो विकास की भेंट चढ़ गए। यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य हमें बहुत कम मिले हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी। माना जाता है यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 85,000 थी। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। यानी कि मोहनजोदड़ो के बारे में कहा है बेटा उस समय की वो राजधानी था और बहुत बड़ा शहर था। 85,000 वहाँ की आबादी थी और आज के महानगर के बराबर था वो मोहनजोदड़ो। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। टीले क्या होते हैं बेटा? मिट्टी के टीले होते हैं, थोड़ी छोटी छोटी पहाड़ियाँ सी लगा लो। और ये टीले क्या थे? प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। बाहर पसर आए यानी कि बाढ़ आ जाए तो उससे बचा जा सके। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहाँ था अब भी वही है। अजायब घर यानी कि बेटा म्यूजियम में, बड़े बड़े म्यूजियम में जो है मोहनजोदड़ो का जो सामान आज भी रखा हुआ है। लेकिन मोहनजोदड़ो यदि हम जाएं तो आज भी वहाँ पे क्या है? वैसी ही गलियाँ मिलेंगी। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। वह एक खंडर क्यों न हो, किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। यह शहर के किसी
सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। यानी कि बेटा क्या कहा है इसमें, लेखक कहते हैं कि यदि आज हम मोहनजोदड़ो जाएं और वहाँ पर देखें तो वहाँ क्या है, उनमें मकानों में दहलीज है वैसे कि वैसे वो हम महसूस करें तो आज भी हमें वहाँ क्या है, रसोई में बनने वाले पकवानों की गंध आएगी और एक ऐसी तस्वीर खींच जाएगी जो हमने इतिहास में देखी है कि बैलगाड़ी चल रही है, उसकी धीरे धीरे आवाज़ आ रही है, वो हमें सुनाई देगी। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना कोई 50 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। तो ये बौद्ध धर्म में क्या होता है बेटा, भिक्षु होते हैं, उनके कमरों के बारे में बताया है कि एक बौद्ध धर्म का स्तूप है और साथ में क्या है, भिक्षुओं के भी कमरे हैं वहाँ पर। 1922 में जब राखालदास बनर्जी यहाँ आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद इन्हें इल्हाम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। इल्हाम हुआ यानी एहसास हुआ उनको। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचे। सर्पिल पगडंडी क्या बेटा, सांप के आकार की पगडंडी, यानी कि जैसे टेढ़ा मेढ़ा होता है ना सांप चलता है, तो उस तरह की पगडंडी। पहले ही झलक ने हमें ऐपलक कर दिया, मतलब इतना अच्छा था कि हमारी पलकें झुकी ही नहीं, ऐसी अच्छी झलक थी उसकी। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला है न धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें यहाँ वृत्त चित्र देखे हों। कि इसमें क्या कह रहा है लेखक कि चाहे हमने कितना ही पुरानी सभ्यता के बारे में देखा हो या कितना ही सुन रखा हो, कितनी तस्वीरें हमने देख रखी हो, लेकिन देखना अपनी आँख से देखना है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, किसी भी प्राचीन सभ्यता के बारे में चाहे हमने कितना इतिहास में पढ़ा है, चाहे हमने कितनी उसकी स्नैप देखी हैं, फोटोएं देखी हैं, तस्वीरें देखी हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, जब हम अपनी आँखों से उसको देखते हैं तब हमें उसे अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि प्राचीन सभ्यता कैसी रही होगी। बाकी सब आँख का झपकना है। जैसे यात्रा अपने पाँव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई यह इलाका राजस्थान में बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड ज़्यादा गर्मी।
तो यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं, जब वो गए थे वहाँ पर उस संस्कृति को देखने के लिए, तो वहाँ के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ का कैसा माहौल है। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधियाती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में ज़रूरी पुर्जे न घुमाएं तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हों। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यदि हमने वहाँ की तस्वीर लेनी है तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं कैमरे के, उन पुर्जों को ज़रूर हमें घुमाना पड़ता है, तभी हम एक्चुअल तस्वीर क्या है वहाँ की ले सकेंगे। पर इससे एक फ़ायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ती। इस तरह बार बार निहारें तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत न पड़े। कहने का अभिप्राय क्या है, जो लेखक है वो कह रहा है कि जब हम तस्वीर ले रहे थे वहाँ की और उनको बार बार देखने का मन कर रहा था, और तस्वीर लेने के लिए बार बार उनको देखना पड़ रहा था, और वो ऐसे जहन में बैठ गए, यानी कि हमारे दिल में बैठ गए कि हमेशा के लिए क्या हो गया, हमें तस्वीर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा महसूस होने लगा। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। स्तूप वाले चबूतरे को क्या कहते हैं बेटा? गढ़। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राजसत्ता हो या धर्म सत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? अब ये देखो कि जैसे आजकल है कि सत्ता उसी तरह से वहाँ पे थी, तो कहते कि क्या हमारी इसी सभ्यता ने ये वाला सत्ता के केंद्र का रास्ता दिखाया? सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। यानी कि आजकल होते हैं ना बेटा, जैसे हमारी प्रशासनिक इमारत है, संसद भवन है, उसी तरह से उस टाइम मोहनजोदड़ो में भी दिखाया है। तो तब लेखक कह रहे हैं कि क्या हमारा जो आज का है जैसे संसद भवन वगैरह, तो क्या मोहनजोदड़ो से हमने यह सीखा है? वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। नगर नियोजन यानी कि जो नगर है इतने अच्छे योजना अनुसार बनाए गए हैं कि कहाँ पे गली होनी चाहिए, कहाँ पे चौराहा होना चाहिए, कहाँ पर इमारतें होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, एक नियोजन के द्वारा, प्लानिंग के थ्रू क्या है, वहाँ के नगरों का निर्माण किया गया था। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। इमारतें भले खंडहरों में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर काफ़ी है। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। जो आज के आर्किटेक्टर है ना बेटा, उनको क्या कहते हैं? ग्रिड प्लान कहते हैं। या तो सड़कें वहाँ बिल्कुल सीधी है या फिर आड़ी है। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है कि कोई गली कहाँ होगी, कोई कहाँ होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? आड़ा सीधा नियोजन। आप हुड्डा चले जाएं या कहीं भी चले जाएं तो जो सेक्टर बने हुए ना, तो वहाँ आड़ा सीधा नियोजन मिलता है। यानी कि मोहनजोदड़ो में भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है।
ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी। साक्षर सभ्यता यानी कि पढ़ी लिखी सभ्यता, पढ़ी लिखी संस्कृति थी, लोग पढ़े लिखे थे उस समय भी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। सिंधु नदी के किनारे है बेटा ये मोहनजोदड़ो। पूर्व की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हुए हम पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती है। कामगारों यानी कि जो लेबर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनकी बस्ती कहा जाता है। यानी कि उनके मकान इतने पक्के नहीं थे, छोटे छोटे मकान थे जो कि बिल्कुल खंडहर बन चुके हैं, उनके बारे में कहा है। ये कहा जाता है इतर वर्ग की संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या नीमन वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं नीमन वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सकें। तो यहाँ पे संपन्न समाज के बारे में भी बता दिया, उच्च वर्ग के बारे में भी बता दिया। तो कहते हैं कि निम्न वर्ग के लोग भी हुए होंगे, बिल्कुल जो गरीब वर्ग है, तो शायद उनके मकान इतने मजबूत नहीं थे, इसलिए उनके अवशेष हमें वहाँ पर नहीं मिले हैं। उनकी बस्तियाँ और दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई हो ही पाई। अब वह भी बंद हो चुकी है। मतलब इतना बड़ा इलाका था कि सिर्फ 1/3 हिस्से की खुदाई हो पाई है। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। अनुष्ठान क्या होता है बेटा? कोई महान मतलब कोई धार्मिक दिन होता है जब क्या किया जाता था, सामूहिक स्नान किया जाता था। और ये महाकुंड क्या है? उस सामूहिक स्नान के लिए बनाए गए थे। सामूहिक स्नान क्या होता है बेटा? जब सारे लोग वहाँ पर आकर स्नान करते हैं। जैसे अब भी हैं, यदि हम मथुरा वृंदावन की तरफ जाएं, हथुनी कुंड और बहुत से कुंड हैं। यदि हम किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं ना, तो बेटा वहाँ कुंड होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे लोग क्या इकट्ठे स्नान करते हैं। मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी वहाँ पे कैपेसिटी है, जितने लोग आ सकते हैं, तो वहाँ लोग क्या है इकट्ठे स्नान करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? सामूहिक स्नान। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है, गहराई 7 फुट। कुंड में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2, पांत में 8 स्नान घर हैं। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस न सके, यानी कि जो नीचे है ना बेटा, पक्की ईंटें लगाई गई है ताकि पानी कहीं पे निकल ना सके। ठीक है, रिस ना सके यानी कि बाहर ना आ जाए। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना आए। ना ही तो बाहर का गंदा पानी अंदर जाए और ना ही कुंड का पानी बाहर आए। इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। बहुत पक्की तरह से बनाए गए हैं ये। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग है।
कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, यानी कि उस कुएं से क्या किया जाता था, कुंड में पानी डाला जाता था। दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड में पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी है। नालियां भी देखो बेटा, पक्की ईंटों की बनाई हुई हैं और ईंटों से ही ढका गया है इनको ही है। पक्की और आकार के में समरूप धूसर ईंट तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। यानी कि बेटा पानी की निकासी, गंदा पानी निकल के बाहर जाता था तो नालियां बनाई हुई थी और नालियों को भी ढका हुआ था, तो इससे अच्छा बंदोबस्त कहीं नहीं था। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। परिक्रमा यानी कि चक्कर काटा वहाँ का, गढ़ का, और घूमे वहाँ से। कुंड की तरफ दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। कोठार यानी कि गोदाम, और जितना भी कर लिया जाता था टैक्स बेटा पहले अनाज के रूप में लिया जाता था, तो उस गोदाम में क्या है, टैक्स को रख दिया जाता था, यानी कि अनाज इकट्ठा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों की और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं उन्नत खेती भी होती थी। बरसों यह माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे। आयात करना यानी कि बाहर से मंगाना, लेकिन अब साबित हो गया कि वो लोग अन्न भी उगाते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है, बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी, क्योंकि पत्थर के और तांबे के वहाँ पे अवशेष मिले हैं हमें। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। उपकरण यानी कि हथियार, लकड़ी के हथियार और चकमक पत्थर के हथियार यूज किए जाते थे बेटा। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। कौन कौन सी फसल थी वहाँ पे? कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। वह सभ्यता का तरयुग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला है। तो देखो बेटा, एक तो सूती कपड़ा कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में, और दूसरा सूती कपड़ा हमें कहाँ मिला? जॉर्डन में।